हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विसेज क्लासेज में। और आज है 3 अगस्त 2023। आज हम डेली करंट अफेयर के प्रश्न देखेंगे जो हमारी सीरीज चल रही है। और ये प्रश्न सभी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो या कोई अन्य एसएससी वगैरह के एग्जाम हो। जो भी एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आए और अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के तक भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सी अच्छी चीज़ें मिल जाए। और जैसा भी वीडियो लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कुछ ऐसा लगे कि सुझाव हो तो ज़रूर दें, ताकि हम अपने वीडियो को और आगे से सुधार कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण से। ऑप्शन बी, सामान्य वर्ग के आरक्षण से। ऑप्शन सी, अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से। ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक वर्ग से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। रोहिणी आयोग। रोहिणी आयोग का गठन 2017 में किया गया था और इसके अध्यक्ष हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं रोहिणी जी। इसका उद्देश्य है ओबीसी, जो ओबीसी कोटा है उसका उपवर्गीकरण करना। और इसके कारण यह है, और इसका कारण यह है कि ओबीसी लिस्ट में शामिल सभी जातियों को उचित लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि ओबीसी में शामिल लगभग 2333 जातियों में से करीब 1000 ऐसी जातियां हैं जिनको पिछले 3 दशक में एक बार भी आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। और आयोग ने ओबीसी की 3 से 4 श्रेणियां बनाने की सिफारिश की है। ओके, तो उम्मीद है इसे अच्छा याद रहेगा और एग्जाम में आएगा तो आप सही कर पाएंगे कि रोहिणी आयोग का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए, बेंगलुरु कर्नाटका। ऑप्शन बी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, गुवाहाटी असम। ऑप्शन डी, नागालैंड कोहिमा में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु कर्नाटका। आगे देखते हैं। एशिया में पहली बार 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटका में किया जाएगा और इसका आयोजन 25 से 30 सितंबर तक किया जाएगा। और यह कार्यक्रम कॉफी बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आईसीओ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। भारत के एक टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, जिसको इस सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता लाना है। और इस सम्मेलन का आयोजन पहली बार लंदन में 2000 में हुआ था और अंतिम बार यानी इथोपिया में 2016 में हुआ था, जो कि वो चौथा सम्मेलन था। और ये जो 5वां सम्मेलन है वो भारत में किया जाएगा। अगर हम आईसीओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1963 में किया गया था। और आईसीओ का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर है, वो लंदन यूके में है। कॉफी विश्व में सबसे अधिक व्यापार की जाने वाली वस्तु भी है। अगर हम भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर है कर्नाटका, फिर केरला है, उसके बाद तमिलनाडु है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राणवायु देवता पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी, झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरियाणा से। तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने इस पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। और इस पेंशन योजना के तहत जो 75 वर्ष के जितने भी पेड़ हो चुके हैं या उससे अधिक उम्र के हो चुके हैं, तो जो व्यक्ति भी उनकी देखभाल करेगा और प्रवेश करेगा उसको वार्षिक पेंशन दी जाएगी। और वो है कितनी? 2500 रुपए की पेंशन। और इस पेंशन को जिस तरीके से वृद्धावस्था पेंशन होती है उसको एक समानुपातिक रूप से प्रतिवर्ष बढ़ाया जाता है, इसको भी सेम उसी तरीके से बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ओके, अगला देखते हैं। अगला है, पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर
कमांडेंट इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर, ऑप्शन बी और वाइस एडमिरल जयंत कुमार, ऑप्शन सी वाइस एडमिरल सुरेश गुप्ता, ऑप्शन सी वाइस एडमिरल महिमा कुमारी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर। ठीक है, और देखते हैं राजेश पेंडारकर के बारे में। वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ नियुक्त किया गया है। पूर्वी नौसेना की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना की कमान इस नौसेना की कमान स्तरीय संरचनाओं में से एक है, जिसकी 3 है, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1968 को। और इस पूर्वी नौसेना कमान का जो मुख्यालय है वह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट, टाइगर नहीं एलिफेंट, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एलिफेंट का आरंभ किया गया था, यानी कब किया गया था? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2005। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1992। अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 में इसको स्टार्ट किया गया था। ओके, भारत के जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिलाकर एक डिवीजन प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन बना दिया है। और इसके तहत इस साल के जो दोनों प्रोजेक्ट की जो बजट होता है वह एक साथ आएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर बात करें तो पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था हाथियों को संरक्षण प्रदान करना। वर्तमान में देश में 33 हाथी रिजर्व हैं। ओके, अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। ओके, अगला देखते हैं। अगला है पुस्तक है। पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए मोहित कुमार, ऑप्शन बी ऋषिराज, ऑप्शन सी आदित्य भंडारी, ऑप्शन डी अजय भट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऋषिराज। ओके, पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने किया है और इसके लेखक हैं ऋषिराज। इसके लेखक याद रखना है, ना कि विमोचन किसने किया, लेखक इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पुस्तक में और जो इस पुस्तक में है उसमें है उन सैनिकों की बहादुरी की कहानियां लिखी गई हैं जिन्होंने कारगिल के युद्ध में भाग लिया था। ओके, अगला देखते हैं। रेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार पूछा गया है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? ऑप्शन एप्पल, ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी टेस्ला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एप्पल। रेफिनेटिव आइकन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल है। एप्पल ने पिछले महीने ही $3 ट्रिलियन के बाजार का मूल्यांकन पार किया था। एप्पल के बाद में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी है, यह भी याद रखना है आपको। ओके, रेफिनेटिव आइकन के बारे में अगर बात करें तो एक संस्था है जो वित्तीय पेशेवरों के लिए वित्तीय जानकारी की निगरानी और विश्लेषण का कार्य करती है। ओके, अगले देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत में। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल भारत में स्थापित किया जाएगा। इसे IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल स्थापित करेगा। यानी स्थापित कौन कर रहा है? IUCN कर रहा है और इसका सहयोग जो दे रहा है भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट दे रहा है। सॉरी, यह दुनिया में सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल का 10वां और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का ये पहला केंद्र है। और इस सहयोगात्मक प्रयास का जो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वन्यजीव विशेषज्ञों और विशेषज्ञ समूहों द्वारा संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना और भारत की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना है। और यह
एशिया का पहला है और वो भी भारत में बन रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो किसने किया है ये बताना है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लोगो, स्लोगन और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। ये उल्लास का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और इसको जो शुरू किया गया है, उल्लास पहल बुनियादी साक्षरता को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है, यानी उल्लास को। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2030 को मंजूरी दे दी है। यह नीति 10 वर्षों के लिए वैध होगी और सभी अंतर्देशीय जल भूमि आधारित, वायु आधारित और जल मार्ग वाले बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों और विभिन्न उत्तर प्रदेश में राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न जल निकायों और भूमि पार्सल पर की जाने वाली सभी साहसिक गतिविधियां इसमें लागू होंगे। इस नीति के तहत कार्रवाई के लिए नोडल एजेंसी संभागीय स्तर पर साहसिक खेल इकाइयां बनाएगी। ओके, अगले देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अजय सिन्हा, ऑप्शन बी रामगोपाल वर्मा, ऑप्शन सी गणेशन कन्नाबिरन, ऑप्शन सी संजय सिंघानिया। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गणेशन कन्नाबिरन। आगे देखते हैं, प्रोफेसर गणेशन कन्नाबिरन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गणेशन कन्नाबिरन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में सूचना प्रणाली के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। गणेशन कन्नाबिरन ने रिसर्च एंड कंसल्टेंसी के डीन और NIT त्रिची और NIT पुडुचेरी के प्रभारी के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। NACC के बारे में बात करें तो यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो मान्यता के हिस्से के रूप में ग्रेडिंग के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करता है, यानी कि मान्यता भी देता है और ग्रेडिंग के साथ साथ में उनका मूल्यांकन और प्रमाणन करता है। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना को मंजूरी दी है, यानी कि देश में पहले हाइड्रोजन ईंधन के उद्योग की स्थापना की बात की जा रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है झारखंड, सेकंड ऑप्शन मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड। आगे देखते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना को मंजूरी दी है। इस प्रस्तावित इकाई में 4000 से अधिक हाइड्रोजन ईंधन, 10,000 से अधिक बैटरी सिस्टम की क्षमता होगी। इस प्रस्तावित इकाई की स्थापना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 310 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ओके, झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल है CP राधाकृष्णन जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की जदेरी नामकुट्टी, कन्याकुमारी मैटिकेला और चेदी बुट्टा साड़ी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त हुआ है।
ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु की जदेरी नामकट्टे, कन्याकुमारी मैटिकेला और चंदीबुट्टा साड़ी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु 58 उत्पादों के साथ जीआई टैग में प्राप्त करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर है, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश है जिसके 50 से अधिक है, और तीसरे स्थान पर कर्नाटका है जिसके 48 है। यानी कि फर्स्ट स्थान पर तमिलनाडु जीआई टैग में, सेकंड स्थान पर यूपी और थर्ड स्थान पर कर्नाटका। ओके, अब जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग उन वस्तुओं को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र की विशेषता रखते हो, या फिर ये कहें कि ये उसी क्षेत्र में बनते हैं या फिर पैदा होते हैं, उन वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग देता कौन है अगर बात करें तो भारत की संसद ने 1999 में एक रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट जारी किया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड लागू किया था, और 2003 से जीआई टैग देने की शुरुआत हुई थी। और साल 2004 में सबसे पहली बार यानी जीआई टैग मिला था पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। ओके, जीआई टैग का फायदे की बात करें कि भाई जीआई टैग क्यों दिया जाता है, तो वो बात करते हैं कि भाई इसके फायदे क्या होते हैं। जो जीआई टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है पहली बात तो, और इसका मतलब है कि मार्केट में उस नाम का कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं लाया जा सकता। इसके साथ ही जीआई टैग किसी उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का भी पैमाना होता है, और देश के साथ साथ विदेशों में भी उस उत्पाद को आसानी से बेचने को बाजार मिल जाता है, और बाजार मिलने के बाद में और इसके साथ साथ में हमारे विभिन्न तरीके से रोजगार पैदा करने का ये एक माध्यम भी बन सकता है। ओके, आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे चैनल के लिंक में जाएं, वहाँ पर हम टेलीग्राम का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लें वहाँ से। ओके, और और अगर पसंद आया हो तो आप चाहें तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।